हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज हम इस वीडियो में फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो उसको शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर अच्छे से देखिएगा और बीच में बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि अगर बीच में छोड़ा तो जो भी आपको मैं बताना चाहती हूँ वो मेरा टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। एंड दूसरी बात कि आप प्लीज़ इसको सारी डिस्ट्रैक्शंस जो भी आपके आसपास हैं उसको प्लीज़ दूर कर दीजिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिए। और मैं एक बात की गारंटी लेती हूँ कि आप लोगों को कभी भी फोटोसिंथेसिस टॉपिक में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। और अगले 5 to 6 मिनट्स में आप लोगों को मैं पूरा फोटोसिंथेसिस कवर करवा दूंगी बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल सिंपल भाषा में, एंड आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। चलो तो शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, तो बिल्कुल स्टोरी की फॉर्म में आप लोगों को ये मैं सारा समझाऊंगी। जैसे बहुत सारी बिल्डिंग्स मिलके एक शहर को बना देती हैं, वैसे बहुत सारे सेल मिलके एक प्लांट को बना देते हैं। अब इस बिल्डिंग में अलग अलग कमरे होते हैं, वैसे ही सेल में अलग अलग कमरे होते हैं। तो अगर हम इनके कमरों की बात करें, कमरे मतलब यहाँ पे मैं उनकी ऑर्गेनाइज की बात कर रही हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये सेल है, ठीक है। ये जो आप दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है? ये सेल है सारा। और सेल के अंदर ये उसके अलग अलग कमरे हैं, ठीक है। तो इस सेल के अंदर जो जिस कमरे में खाना बनता है, जो इस घर की, इस सेल की, इस बिल्डिंग की रसोई है, वो कौन कौन है? वो दैट इज क्लोरोप्लास्ट। जहाँ पे हमने आज फोटोसिंथेसिस पढ़नी है, करनी है, सारा खाना बनाना है प्लांट में, ठीक है। तो ये है क्लोरोप्लास्ट। तो आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट तो समझ आ गया। अब हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे किचन ऑफ द सेल के बारे में। किचन ऑफ द सेल कौन होती है भाई? क्लोरोप्लास्ट होती है, अभी पढ़ाया था, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में ना ये दो चीजें तो आप अच्छे से देख लीजिएगा क्या होती। इसमें जो ये है ना, ये जो सिंगल आपको दिख रहा है हरा हरा ग्रीन ग्रीन, ये क्या है? थैलेकॉइड है। और जब ये थैलेकॉइड मिल जाते हैं आपस में, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। ग्रेनम दिख गया आप लोगों को? जो ये डॉटेड लाइन लगाई हुई थी ये ग्रेनम होता है। अच्छा, तो स्ट्रोमा क्या होता है भाई? तो ये होता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, व्हाट इज स्ट्रोमा? ये जो कलरलेस लिक्विड है यहाँ पे, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। प्लीज इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बिकॉज इसीलिए आगे जाके यहाँ पे हमारा फोटोसिंथेसिस का काम होता है, ठीक है। तो अगली स्लाइड में आप लोगों को थैलेकॉइड दिखाने जा रही हूँ। चलिए, चलिए, तो मैंने आपको थैलेकॉइड के बारे में तो बता ही दिया था, है ना। थैलेकॉइड तो आप लोगों को पता है क्या होता है। उसके बाद आप लोगों को ग्रेनम भी पता है क्या होता है। लेकिन लैमेला के बारे में आप लोगों को मैंने नहीं बताया था, तो लैमेला के बारे में सुन लीजिएगा क्या होता है। ये देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे एक थैलेकॉइड होगा, यहाँ पे भी एक थैलेकॉइड होगा, यहाँ पे भी एक थैलेकॉइड होगा, जो कि एक अलग ग्रेनम को बिलोंग करेगा। तो ये जो थैलेकॉइड यहाँ पे है और ये जो थैलेकॉइड यहाँ पे है, इसको जो जोड़ने का काम करेगा वो करेगा लैमेला। तो लैमेला समझ आ गया, जोड़ने वाला जो होता है वो लैमेला होता है। अच्छा, तो अब थैलेकॉइड के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि थैलेकॉइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें क्या क्या कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो थैलेकॉइड होता है उसके बाहर क्या प्रेजेंट है। उसके बाहर स्ट्रोमा प्रेजेंट है, सभी को पता है, हमने पीछे पूरा क्लियर बताया था मैंने आप लोगों को। स्ट्रोमा इज द कलरलेस लिक्विड जो कि किस में प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। और ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाहर क्या होगा? स्ट्रोमा प्रेजेंट होगा। और ये जो है थैलेकॉइड की आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये थैलेकॉइड की इनर मेम्ब्रेन हो गई। और इसमें जो कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं इसकी मेम्ब्रेन में, वो देख लीजिएगा। एटीपी सिंथेटेज प्रेजेंट होता है, फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होता है, फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट होता है, एंड साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट किए हैं यहाँ पे ऑरेंज कलर में, ठीक है। दीज कॉम्प्लेक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इसकी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और यहाँ पे ल्यूमन को देख लीजिएगा, ठीक है। तो थैलेकॉइड के अंदर जो जगह होती है उसको ल्यूमन बोलते हैं, ठीक है। तो इस फिगर को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पे सारी फोटोसिंथेसिस होने वाली है, इसके बारे में आप लोगों को आगे सारी स्लाइड में बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलिए, तो आपको बताती हूँ लाइट रिएक्शन, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन पढ़ाती हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, आप लोगों को ये तो पता ही है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है। और यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। दिस इज फोटोसिस्टम 2, दिस इज साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, दिस इज फोटोसिस्टम 1 एंड दिस इज एटीपी सिंथेटेज। आप लोगों को मैंने पढ़ा ही दिया था। अच्छा, तो क्या होता है लाइट रिएक्शन में? सबसे पहले लाइट आती है, लाइट आती है और लाइट फोटोसिस्टम 2 के ऊपर आके गिरती है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं और उनको अब क्या चाहिए? उनको एक इलेक्ट्रॉन कैरियर चाहिए। तो वो इलेक्ट्रॉन कैरियर उनको
चाहिए तो वो किसके पास जाएंगी, यहाँ पे प्लास्टोक्विनीन पड़ा होता है। लेकिन प्लास्टोक्विनीन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, वो एक तरह का प्रोटॉन कैरियर है। वो चाहता है कि स्ट्रोमा से पहले एक प्रोटॉन उसके पास आए, फिर वो इलेक्ट्रॉन को पास होने देगा, तो फिर वो एक इलेक्ट्रॉन को पास होने की परमिशन देता है। तो इस तरह से वो क्या करता है, स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन लेता है, यहाँ पे आके उस प्रोटॉन को फेंकता है, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रॉन को जाने की परमिशन देता है और प्रोटॉन को साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस के पास जाने की परमिशन फिर मिलती है, और फिर वो जाते हैं प्लास्टोसाइनिन के पास। उसके बाद वो जाते हैं फोटोसिस्टम 1 के पास, और फोटोसिस्टम 1 जो है वो विद द हेल्प ऑफ पैराडॉक्सिन NADP को कन्वर्ट कर देता है NADPH में, जो हमारा की फाइनल प्रोडक्ट है। वैसे इसको भी हम आगे, मतलब इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, NADPH बन जाता है। अच्छा, ATP भी इस रिएक्शन का जो होता है वो फाइनल प्रोडक्ट, तो वो कैसे बनता है उसको बताती हूँ। चलिए, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले यार थोड़ा इसको रब कर लूँ मैं, है ना, बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, अब ATP की बात करते हैं, ठीक है। जो ATP वाली रिएक्शन होती है ना, इसको जो ATP बनने वाली रिएक्शन होती है, इसको एक टिपिकल नेम दिया हुआ है हमारी बॉटनी में। टिपिकल नेम दिया है, दैट इज कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस की ये ATP बनने वाले सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ओके, याद हो गया। अच्छा, अब हमें ATP बनाना है अभी, तो यहाँ से भैया इसने क्या किया था, जो हमारा प्लास्टोक्विनीन था शरारती बच्चा, इसने क्या किया था, प्रोटॉन लिए थे, यहाँ पे आके फेंक दिए, यहाँ का पीएच कम कर दिया। तुम्हें पता है H पॉजिटिव आएंगे, हमारा पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पे एक स्टोरी बताती हूँ आप लोगों को, कि जो यहाँ पे PS2 है, ठीक है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अच्छा, कमी क्यों हो रही है इलेक्ट्रॉन की, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन सारे को आगे जाके दानी पुरुष है ना PS2, तो वो सभी को दान कर रहा है, ठीक है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो पानी आया, पानी बोलता मैं तेरा साथी हूँ, पानी बोलता मैं तेरा साथी हूँ, मैं सभी की वैसे भी मदद करता रहता हूँ, तेरा मैं साथी हूँ, तेरी मदद करता हूँ, तू मेरे से इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है। ओके, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे प्रोटॉन्स हैं, वो भी रिलीज होंगे। प्रोटॉन्स कहाँ जाएंगे, सारे के सारे ल्यूमन में चले गए। अच्छा जी, अब ल्यूमन में इस भाई साहब ने भी आके फेंके थे, अब इसने भी फेंक दिए, तो यहाँ पे BH कम हो गया। और अब ये बोलता यहाँ पे तुम करी जाओ इकट्ठे। अच्छा, तो ATP सिंथेटेज बोलता कि ठीक है, तुम यहाँ इकट्ठे करी जाओ, मैं बाहर फेंकता हूँ, अब बैलेंस भी तो करना है ना किसी ने, ठीक है। तो फिर जब ये इनको ऐसे धक्के से बाहर निकालता था, तो यहाँ से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, तो वो ATP की फॉर्म में एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लाइट रिएक्शन में हमें दो फॉर्म में एनर्जी मिलती है, वन इज ATP, अदर इज NADPH, ठीक है। ये इस रिएक्शन का रिजल्ट है, आप लोगों को याद करना। और एक बात मैंने आप लोगों को जो नहीं अच्छे से बताई वो ये थी, ठीक है, P680 और P700, यहाँ पे P680 और 700 क्यों लिखा है। P680 का मतलब ये होता है कि ये 680 नैनोमीटर की लाइट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता है, PS2, और जो PS1 होता है वो 700 वाली लाइट को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता है, बेस्ट ऑब्जर्व 700 नैनोमीटर वाली लाइट को कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब आगे की कहानी सुनो। अच्छा, तो अब हमने क्या किया था, ATP बना लिए थे, NADPH बना लिया था, आप लोगों को दिखा दिया था कि लाइट रिएक्शन जो होता है उसका एंड प्रोडक्ट है ATP और NADPH होता है, ठीक है। ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन थी जो कि थैलेक्वाइड में अक्कर कर रही थी, मैंने आप लोगों को सारा बता दिया। अब इसके जो ATP और NADPH है वो आगे यूज होंगे केल्विन साइकिल में, जिसको मैं आगे अगली स्लाइड में पढ़ाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो केल्विन साइकिल में ये यूज होंगे, और ये यहाँ पे होगी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, और उसको हम C3 साइकिल भी बोलते हैं। ये सारा कुछ कहाँ पे हो रहा है, ये स्ट्रोमा में हो रहा है। स्ट्रोमा तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, 3-4 बार बता चुके हैं आप लोगों को कि क्लोरोप्लास्ट का जो कलरलेस लिक्विड होता है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। तो हम अब केल्विन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, और केल्विन साइकिल का एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है, जो कि हमारा एंड प्रोडक्ट है, जो कि फोटोसिंथेसिस से हमने बनाना था वो बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। तो अगली स्लाइड में बताऊंगी केल्विन साइकिल के बारे में। तो अब मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को डार्क रिएक्शन, ठीक है।
और केल्विन साइकिल। अब ये भी बताऊंगी कि इसे डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं और जो पहले रिएक्शन की थी उसको लाइट रिएक्शन क्यों कहते हैं। ठीक है, पहले इसका साइकिल समझ लो अच्छे से, फिर आपको समझ आप खुद ब खुद ही आ जाएगा कि इसको डार्क रिएक्शन क्यों बोलते हैं, और आप खुद बताना मुझे कि ये इसका नाम गलत है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखो क्या होता है। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है कार्बन की फिक्सेशन। कार्बन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, वो आरयूबीपी मतलब राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के साथ रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में जुड़ती है और यहाँ पे कार्बन फिक्सेशन हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, ये प्रोडक्ट बन जाता है 3PGA जिसको हम क्या बोलते हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे यूज होते हैं एटीपी और यहाँ पे सेकेंड स्टेप होती है रिडक्शन एंड थर्ड स्टेप इज रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। अच्छा, तो अब आप फिर से कंफ्यूज हो गए है ना, आई नो। अब मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में दोबारा बताती हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास देखो हमने लाइट रिएक्शन करी क्यों। ठीक है, ये सिंपल बात आपको बताती हूँ। लाइट रिएक्शन हमें क्यों करी, क्योंकि हमने एटीपी चाहिए थे, हमें एनएडीपीएच चाहिए था, ताकि हम ये वाली रिएक्शन जो केल्विन रिएक्शन है उसको कर सके। ठीक है, जो कि डार्क रिएक्शन है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें एटमॉस्फेयर से आ गई, लेकिन हमें एनर्जी भी तो चाहिए थी, वो हमारी लाइट रिएक्शन से आ गई। ठीक है, जो कि लाइट से होती है। आप लोगों को दिखाया था ना कि लाइट जब थैलेकॉइड के ऊपर आके गिरती है, PS2 से इलेक्ट्रॉन सारे जो होते हैं एक्साइट होते हैं, और आगे सारी स्टोरी आप लोगों को बताई थी। तो लाइट रिएक्शन का काम ये होता है कि वहाँ से जो एनर्जी है वो जनरेट कर सके। हमने एटीपी एनएडीपीएच जनरेट कर लिए, अब वो जनरेट करके हमने डार्क रिएक्शन में यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये होगी डार्क रिएक्शन में यूज़ हो गया। अब आप लोगों को आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि कितने एटीपी चाहिए हमें। अच्छा, तो ये मैंने बता दिया यहाँ पे। अगर आपने एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स करना है तो आपको एटीपी 3 चाहिए और एनएडीपीएच 2 एनएडीपीएच चाहिए। समझ आ गई। तो अब हमने अगर एक ग्लूकोज बनाना है तो आप लोगों को ये भी पता है कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए हमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लगते हैं। इस चीज़ को याद रखना। आप लोगों ने बहुत बार फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ी है, उसमें आप लोगों ने पढ़ा है ना कि एक ग्लूकोज को बनाने के लिए हमें कितने मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हमें 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो हमें एक ग्लूकोज को बनाने के लिए टोटल एटीपी कितने लगेंगे, 18 एटीपी लगेंगे, और हमारे एनएडीपीएच कितने लगेंगे, 12 एनएडीपीएच लगेंगे। ठीक है, तो ये बात मैंने आप लोगों को समझा दी। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं। तो ये केल्विन साइकिल में हुआ क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड आई थी, आरयूबीपी के साथ जुड़ गई थी, और रुबिस्को एंजाइम लगा था, कार्बन की फिक्सेशन हुई थी, और फिर यहाँ पे अब हमें एनर्जी चाहिए थी। अच्छा, उसके बाद हमने रिडक्शन कर दी, यहाँ पे फिर एनर्जी चाहिए थी। उसके बाद यहाँ फिर जाके रिडक्शन के बाद जाके ग्लूकोज बना था। समझ आ गई बात, यहाँ पे ग्लूकोज बनता है। लेकिन ये क्या है, ये नहीं समझ आ रहा। रीजनरेशन, रीजनरेशन का मतलब होता है हमें आरयूबीपी राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ये वाला समझ गया, ये वाला राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट जो है उसकी रीजनरेशन करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इस रिएक्शन को केल्विन साइकिल को 6 बार जलाना पड़ेगा। 6 बार क्यों, ये तो यहाँ पे तो मैंने 3 मॉलिक्यूल्स बता दिए कार्बन डाइऑक्साइड के, सीधे आ रहे हैं। एक एक करके CO2 का मॉलिक्यूल आएगा। 6 बार ये साइकिल रन होगा तब जाके एक ग्लूकोज। ठीक है, तो 6 मॉलिक्यूल्स फिक्स होंगे, 6 बार ये साइकिल रन होगा तब जाके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। समझ आई बात। तो इसलिए ये 6 टाइम्स ये रिएक्शन हमें करनी पड़ती है। अब आपको मैंने सब कुछ बता दिया कि कैसे जाके हमारा ग्लूकोज बनता है, एनर्जी कहाँ से आती है, फिर वो यूज़ होती है केल्विन साइकिल में, फिर वो जाके ग्लूकोज बनाती है जो कि एंड प्रोडक्ट होता है हमारे फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, तो अब ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब जो क्वेश्चन मैंने पहले पुट किया था कि इसको डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं। अच्छा, डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी हमें लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने कहीं देखा कि यहाँ पे हमने लाइट को यूज़ किया, बिल्कुल भी नहीं किया। लाइट रिएक्शन में हमने लाइट रिएक्शन क्यों बोला, क्योंकि उसमें हमने लाइट को यूज़ किया था। यहाँ पे हमने लाइट को यूज़ ही नहीं किया, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन बोल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इसको करने के लिए हमें लाइट नहीं चाहिए। अगर लाइट रिएक्शन ना हो तो ये डार्क रिएक्शन भी कभी ना हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ से अगर
एटीपी एनएडीपीएच बनेगी नहीं तो डार्क रिएक्शन में उनका यूज़ ही नहीं हो पाएगा, तो डार्क रिएक्शन भी नहीं हो पाएगी। तो डार्क रिएक्शन अकेले नहीं है कि वो सिर्फ बिना लाइट के हो जाएगी, हाँ वो इनडायरेक्टली लाइट से होती है, डायरेक्टली लाइट से नहीं होती, इसलिए इसका नाम जो है वो थोड़ा सा गलत है, इसको डार्क रिएक्शन नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिसनोमर इसको बोल सकते हैं कि अच्छे से इसका नाम जो है वो दिया नहीं गया, बस इसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती इसलिए ये डार्क रिएक्शन इसको बोल देते हैं, समझ आई। लेकिन ये प्रोडक्ट तो लाइट रिएक्शन के ही ले रही है ना अपने साथ, तो इसलिए ऐसा आप लोगों को कंसेप्ट मैंने सारा समझा दिया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझाऊं, एक एक पॉइंट क्लियर करूं, ठीक है। और अगर आपको C4 प्लांट्स, कैन प्लांट्स है ना, उनके बारे में भी करना है तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को उसके ऊपर क्या वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने अपनी बहुत अच्छी कोशिश करी है आप लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट देने की। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल अगर आप लोग इसको शेयर करेंगे और मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं आप लोगों को आने वाले टाइम में और अच्छी वीडियोस देती रहूं। और प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल, और मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगी बायोलॉजी में और भी सब्जेक्ट में जिसमें मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and bye bye.